अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है रॉकेट प्रोपिलेंट्स, रॉकेट प्रणोदक। ओके, तो देखो रॉकेट प्रोपिलेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या होते हैं, रॉकेट की लॉन्चिंग में यूज होते हैं। जब ये जलते हैं, इनका कंबस्शन होता है, तो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में गैसेस निकलती हैं, और ये गैसेस जो रॉकेट है उसकी लॉन्चिंग में जो नेसेसरी थ्रस्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं। समझ गए ना? ये लिखा है कि सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट आर कॉल्ड रॉकेट प्रोपिलेंट्स। दे आर कंबस्शन, दे ठीक है, दे आर कंबस्शन ऑफ फ्यूल, दे आर कॉम्बिनेशन, यहां है कि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर होते हैं। ऑन कंबस्शन गिव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस व्हिच प्रोवाइड नेसेसरी थ्रस्ट फॉर द रॉकेट अपलिफ्ट। समझ गए बच्चों कि ये जो प्रोपिलेंट्स होते हैं, इसमें एक फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर, और जब ये जलते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। उस गैस से जो रॉकेट को अपलिफ्ट होना है उसके लिए कितना धक्का जरूरी है, थ्रस्ट कितना जरूरी है, वो प्रोवाइड कराते हैं। एयर में तो हम अगर यहाँ पर कोई ईंधन को या कोई फ्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एयर से मिल जाता है ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजर, बट अगर हम स्पेस में जाएं तो वहाँ ये जो ऑक्सीडाइजर इसमें मिलाया जाता है ये फ्यूल को जलाता है। समझ गए बच्चों कि ऐसे पदार्थ जो रॉकेट के प्रक्षेपण में प्रयुक्त होते हैं, ये ईंधन और ऑक्सीकारक का मिश्रण होते हैं। इनके दहन से अत्यधिक मात्रा में आयतन में अत्यधिक मात्रा में गैस आयतन उत्पन्न होता है, जो रॉकेट के प्रक्षेपण करने के लिए आवश्यक धक्का देता है, प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक धक्का देता है। अब टाइप्स में आते हैं। देखो टाइप्स में आप देखोगे 3 टाइप्स के होंगे। एक तो होते हैं सॉलिड प्रोपिलेंट्स, एक होते हैं लिक्विड प्रोपिलेंट्स, और एक होंगे हाइब्रिड। सॉलिड ठोस प्रणोदक, द्रव प्रणोदक और संकरित। सॉलिड प्रोपिलेंट्स में जो फ्यूल होगा, ईंधन, वो भी सॉलिड होगा ठोस, और जो ऑक्सीडाइजर है वो भी सॉलिड होगा। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कंपोजिट प्रोपिलेंट्स, इसमें पॉलीयूरेथेन, पॉलीब्यूटाडाइन, इनका यूज तो होता है फ्यूल के फॉर्म में, और अमोनियम परक्लोरेट ये ऑक्सीडाइजर, उसके अलावा MgAl एडिटिव फिलर के फॉर्म में भर दिए जाते हैं। और एक होता है डबल बेस प्रोपिलेंट, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज सॉलिड होता है, लेकिन दोनों के रिएक्शन से पहले जेली बनती है, बाद में ये सॉलिड मास के फॉर्म में जो है सेट हो जाता है। इनमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, सॉलिड प्रोपिलेंट के यूज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये एक बार इनका कंबस्शन शुरू हो जाए तो ये कंटिन्यू कंबस्शन करेंगे, मतलब जलते जाएंगे, इनमें कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? मतलब सॉलिड प्रोपिलेंट उसी तरह से है जैसे कोयले में एक बार आग लग गई तो पूरा जलेगा, अगर आप उसे फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो फिर पूरा बंद करो। तो इंजन को बंद ना करें और इसके जो है ईंधन या ऑक्सीडाइजर को कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं है इनके साथ जब ये सॉलिड प्रोपिलेंट्स यूज किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं लिक्विड प्रोपिलेंट्स। लिक्विड में दोनों लिक्विड होते हैं, फ्यूल भी लिक्विड और ऑक्सीडाइजर भी लिक्विड होगा। इनमें 2 टाइप्स के हैं, मोनोलिक्विड प्रोपिलेंट्स। मोनोलिक्विड प्रोपिलेंट्स में बच्चों एकल प्रणोदक, इसमें एक ही केमिकल फ्यूल भी होता है और वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजर। समझ गए ना? मतलब एक ही कंपाउंड लिया जाएगा, एकल रसायन, वही फ्यूल ईंधन होगा, वही ऑक्सीकारक। जैसे CH3NO2, तो इसमें NO2 में ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये पार्ट तो हो गया क्या बच्चों, ये वाला पार्ट तो हो गया इसमें फ्यूल, और ये पार्ट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजर। जस्ट ऐसा ही इनके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन तो हो जाएगा फ्यूल, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर। इसमें नाइट्रोजन जो है ये तो ऑक्सीडाइजर है, और हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाता है, फ्यूल बन जाता है। तो ये कहलाते हैं सिंगल या मोनोलिक्विड प्रोपिलेंट। एक ही कंपाउंड का यूज होता है। पहले यहां तक नोट करें। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको बताया मोनोलिक्विड, अब आता है बाइलिक्विड प्रोपिलेंट्स, द्विद्रव प्रणोदक। इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर होगा जैसे कि O2 लिक्विड, N2O4 या नाइट्रिक एसिड, और लिक्विड फ्यूल होगा जैसे कि केरोसिन,
समझ रहे हैं ना कि दोनों लिक्विड फॉर्म में है। कैरोसिन हो गया या फिर अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन UDMH या मोनोमिथाइल हाइड्रोजन MMH, लिक्विड H2 अल्कोहल या फिर हाइड्रोजन। ओके, इनमें ये एडवांटेज है कि ये जो लिक्विड फ्यूल होता है या लिक्विड जो प्रोपिलेंट है, एक तो इससे ज्यादा गैस निकलती है देन सॉलिड प्रोपिलेंट के रिस्पेक्ट में। समझ गए बच्चों कि इसमें लिक्विड जो द्रव प्रणोदक है इनमें ज्यादा गैस निकलती है किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड प्रोपिलेंट या ठोस प्रणोदक के रूप में। एक दूसरा होता है कि इनके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है स्विचिंग ऑफ ऑन टेक्निक से, कि लिक्विड बह रहा है स्विच कर दिया तो कम हो गया या बंद हो गया, ऑन कर दिया, तो इस तरह से तो लिक्विड को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है उसके फ्लो को। बट सॉलिड प्रोपिलेंट के फ्लो को किसी भी तरह से स्विचिंग ऑन ऑफ मेथड से क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कि ठोस प्रणोदक की अपेक्षा अधिक धक्का देते हैं तथा इनको आसानी से बंद चालू प्रक्रिया से नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि ठोसों में यह प्रक्रिया नहीं लगती। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरे होते हैं, तीसरा जो फॉर्म है ये है हाइब्रिड, ठीक है, प्रोपिलेंट्स। समझ गए बच्चों, हाइब्रिड में सॉलिड तो फ्यूल होता है जैसे कि एक्रिलीन रबर है, ब्यूटाडाइन रबर है, और लिक्विड ऑक्सीडाइजर होता है जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन है या लिक्विड N2O4। मींस ये सॉलिड और लिक्विड से बने हैं। यहां बता दूं NH2 जो है ये दोनों की तरह वर्क करता है, एक मोनो लिक्विड प्रोपिलेंट और बाई लिक्विड प्रोपिलेंट। कैसे, जब मोनो लिक्विड होता है तो NH2 ब्रेक हो जाता है, N2 3H2 और प्लस क्या यहाँ पर निकलता है, हीट। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हीट, तो यहाँ पर तो ये मोनो हो गया और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 से, N2 और 2H2, तो ये क्या बन गया, बाई लिक्विड। इसमें भी हीट बहुत ज्यादा निकलती है, तो इस तरह से दोनों की तरह वर्क करता है। तो ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से कौन सा जो है प्रोपिलेंट या कंपाउंड बाई लिक्विड और मोनो लिक्विड प्रोपिलेंट दोनों की तरह वर्क करता है, तो वो है हाइड्रोजन। अब कुछ बता दूं कि जैसे इंडियन रॉकेट में कौन से प्रोपिलेंट्स यूज किए गए थे, SLV था, इसमें कंपोजिट सॉलिड प्रोपिलेंट यूज किया गया था। PSLV है, इसमें सॉलिड प्रोपिलेंट फर्स्ट और थर्ड स्टेज में यूज किया गया था। वाई लिक्विड प्रोपिलेंट N2O4 प्लस UDMH इसका सेकेंड स्टेज में यूज किया गया था, और N2O4 और MMH को फोर्थ स्टेज में यूज किया गया था। इसके अलावा स्पेस शटल जो है, स्पेस शटल, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर होती है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में यूज की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉकेट प्रोपिलेंट्स के बारे में था। इनमें ऑब्जेक्ट होता है, आपको कोई भी एक प्रोपिलेंट दे रखा होगा, पूछा जाएगा ये किस तरह का प्रोपिलेंट है, तो आप इनकी सिर्फ एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखो इसमें फेरोमोन्स क्या कहलाते हैं। फेरोमोन्स का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स जो किसी एक स्पीसीज या किसी एक एनिमल से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, और बॉडी के बाहर ये किसी दूसरे एनिमल जो कि उसी स्पीशीज से रिलेटेड होता है उसके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। समझ गए ना, ऐसे केमिकल जो एक ही स्पीशीज के किसी एक एनिमल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, और उसी स्पीशीज के दूसरे एनिमल के बिहेवियर को चेंज कर दें, उसमें कोई इफेक्ट डाल दें, तो वो फेरोमोन्स है। समझ गए ना, ये लिखा है केमिकल्स या केमिकल कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द secreting individual means animal to impact the behavior of the receiving individual मतलब animal। समझ रहे बच्चों कि एक एनिमल से सीक्रेट होते हैं और अब उसकी बॉडी के बाहर फिर दूसरे एनिमल के बिहेवियर को चेंज कर दें, वो है फेरोमोन्स। ऐसे रसायन उत्सर्जित करने वाले प्राणी के शरीर के बाहर दूसरे ग्राही प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वो कहलाते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं अलार्म फेरोमोन्स, संकेतक फेरोमोन्स। ये वोलेटाइल सब्सटेंस है सीक्रेटेड बाय वन एनिमल एंड अटैक्टेड बाय अ प्रेडेटर देन कैन ट्रिगर फ्लाइट और एग्रेशन
ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। समझ गए ना, एक ही स्पीसीज के एक मेंबर से सीक्रेट होते हैं और दूसरे मेंबर के क्या कर देते हैं, या तो उसको फ्लाइट करने या एग्रेशन मतलब उड़ने के लिए या फिर अग्रेसिव होने के लिए इसको क्या कर देते हैं, ट्रिगर करते हैं, इफेक्टेड कर देते हैं। तो ऐसे कहलाते हैं अलार्म, मतलब एक प्रकार का अलार्म देते हैं कि आप या तो उड़ जाओ या अग्रेसिव हो जाओ। ऐसे रसायन जो एक प्राणी से वाष्पशील द्रव के रूप में निकलते हैं और अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्य से टकराकर उसे उड़ने या आक्रामक बनाने में सहायक होते हैं। समझिए ना बच्चों कि जैसे हनी है या बीट है, जो है एंट है, इस तरह से हनी बी जो होती है उसमें से एक केमिकल निकलता है, जैसे उसको लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आने वाली, तो वो सीक्रेट करती है और दूसरा उसको जो प्रेडेटर होता है उसको रिसीव करके और तुरंत या तो फ्लाइट करता है या फिर अग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसे कहलाते हैं क्या, ये जैसे एंट है, बीज है, इनमें मिलता है। दूसरे होते हैं ट्रायल फेरोमोन्स, अनुगमन फेरोमोन्स। ये सोशल एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि एंट्स होते हैं, ये अपने पाथ को मार्क करने के लिए इसका यूज करते हैं। समझ गए बच्चों, सोशल इंसेक्ट्स यूज्ड सच फेरोमोन्स फॉर मार्क देयर पाथ, दे आर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन। ये रासायनिक जो सामाजिक जीव जैसे कि चींटियों में अपने पथ की पहचान के लिए प्रयुक्त करते हैं और ये वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब चींटियां एक ही लाइन से चलती हैं, तो आगे वाला जो चींटा है या चींटी जो भी है वो अपना एक फेरोमोन, ट्रायल फेरोमोन छोड़ता जाता है और उसी को सूंघते हुए ये उसी पाथ का अनुगमन करते रहते हैं। तो इस तरह से देखो। तीसरा होता है सेक्स हार्मोन फेरोमोन्स, तो इसको पहले नोट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है सेक्स फेरोमोन। सेक्स फेरोमोन जो है एनिमल्स में ये मेनली फीमेल द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है या एमिटेड किया जाता है, ओके। और ये मेल को ब्रीडिंग के लिए क्या करता है, एक्साइटेड करता है। इन एनिमल सेक्स हार्मोन एमिटेड या सीक्रेटेड बाय फीमेल फॉर ब्रीडिंग विद मेल। मेल एनिमल्स आल्सो एमिट सेक्स हार्मोन। कुछ ऐसे भी मेल्स हैं जो सेक्स हार्मोन या फेरोमोन जो है क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, एमिट करते हैं। तो ऐसे फेरोमोन्स जो प्राणियों में मादा द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं तथा नर को समागम के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ नर भी इस प्रकार का फेरोमोन उत्सर्जित करते हैं, जैसे मस्कोन होता है। मस्कोन एमिटेड बाय मेल मस्क डियर। समझ गए ना बच्चों, कस्तूरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कस्तूरी। तो जो कस्तूरी होती है वो मेल से ही एमिटेड होता है, ना कि फीमेल से, और उसका फॉर्मूला ये है। ऐसे ही सेरोटोनिन है एमिटेड बाय कैट्स, और ये सेरोटोनिन इस तरह से। तो ये है सेक्स फेरोमोन्स। तो यहां तक फेरोमोन्स को नोट करना, ओके। अब देखो बच्चों, एक टॉपिक और लास्ट, और ये है इंसेक्ट रेपिलेंट्स, बग स्प्रे, कीट प्रतिकर्षी। ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे स्किन में या किसी सरफेस में या फिर जो है क्लॉथ्स में, इनकी सरफेस में जो इंसेक्ट्स हैं उनको बैठने से, उनको चढ़ने से रोकते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कीट प्रतिकर्षी। सब्सटेंसेस अप्लाइड टू स्किन, क्लॉथ्स और द सरफेस और अदर सरफेस व्हिच डिस्करेजेस इंसेक्ट फ्रॉम लैंडिंग और क्लम्बिंग ऑन दैट सरफेस। समझ गए बच्चों, स्किन हो या कोई भी सरफेस, उसमें अगर कोई केमिकल लगा दें और वहां जो है इंसेक्ट या कीट आ नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं, तो वो कहलाते हैं फिर क्या बच्चों, इंसेक्ट रेपिलेंट्स। ऐसे पदार्थ जो त्वचा, कपड़ों और अन्य सतहों पर प्रयुक्त किए जाते हैं और उस सतह पर कीटों को बैठने या चढ़ने से रोकते हैं, कीट प्रतिकर्षी कहलाते हैं। इनमें से कुछ तो नेचुरल हैं, जैसे कि नेचुरल में आता है ग्लोव हो गई, ठीक है, लौंग का तेल हो गया, पेपरमेंट हो गया, लेमन ग्रास हो गई, बेसिल हो गई, नीम हो गई, यूकेलिप्टस हो गई। आप देखते हैं नीम, यूकेलिप्टस, इनके पत्तों को जलाया जाता है तो मच्छर मक्खियां भाग जाते हैं। तो ये नेचुरल हो गए। सिंथेटिक भी आज सबसे ज्यादा सिंथेटिक यूज होते हैं, जैसे डाई मिथाइल थैलेट हो गया, एन डाई इथाइल बेंजामाइड हो गया, एन डाई इथाइल मेटाटोलुमाइड हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला बग रिपेलेंट है, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप देखते हैं घर में नैप्थलीन है, ओडोनिल है, ओडोमास है, मॉर्टिन है, इन सब का यूज होता है। मॉर्टिन में एल्थ्रिन होती है। कुछ इनऑर्गेनिक
इंसेक्ट रेपेलेंट है जैसे कि लेड आर्सेनेट, कैल्शियम, ये है कैल्शियम आर्सेनेट और पेरिस ग्रीन, इनका यूज होता है। ये है इनऑर्गेनिक इंसेक्ट रेपेलेंट। ऑर्गेनिक में आते हैं निकोटीन है, रोटेनोन है, एल्थ्रिन है, ठीक है, एलिथ्रिन है, पायरेथ्रिन्स है, नाइट्रोफिनॉल है, डीडीटी है, मेथॉक्सीक्लोर है, डीएचसी है, एल्ड्रिन है, डाईएल्ड्रिन है, ठीक है, मैलाथियोन है। ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मैलाथियोन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट्स। तो देखो बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी, एक एक यूनिट उसका, एक एक चैप्टर कंप्लीट किया है। आप जो है मेरे वीडियोस में जाएं और प्लेलिस्ट में देखें, आपको पूरी ऑर्गेनिक मिलेगी ऑर्डर से। हर एक यूनिट में लेक्चर नंबर डले हुए हैं, हर लेक्चर ऑर्डर में बनाया गया है। ऐसे ही पूरी फिजिकल है, पूरा फिजिकल हो गया, पूरा ऑर्गेनिक हो गया। आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि इसका उसको बेनिफिट मिले, ओके, इससे सबका भला हो। आप इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि इसको देखें बच्चे और कुछ समझें, उनके लिए कुछ यूजफुल हो मेरी ये मेहनत। ओके, अब मैं स्टार्ट करूंगा इनऑर्गेनिक, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स को ऑर्डर में लूंगा। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और इसके बाद मेटलर्जी। कुल मिला के ये चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में। इसके बाद जो बचेंगे 2 चैप्टर, एक तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का रिलेटेड और एक एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, तब जाके हमारी कंप्लीट केमिस्ट्री होगी। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो मेहनत कर रहे हैं उनको ये मेहनत का फल मिले और मेरी भी मेहनत सफल हो। ओके, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।